बढ़िया। अब बात करते हैं वेक्टर्स के अगले टॉपिक की, विच इज़ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है जो मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे रखा है और इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाई, मान लो 10 न्यूटन की। ऐसे मैं आपको 2-3 सिचुएशंस देता हूँ। एक सिचुएशन तो हो गई ये, दूसरी सिचुएशन है कि इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई, मान लो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। फोर्स वही है 10 न्यूटन की। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तीसरी सिचुएशन ये कि मैंने यही फोर्स इसी ब्लॉक पे लगाई हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, विच इज़ 10 न्यूटन, और मैंने लगाई हॉरिजॉन्टल से यही फोर्स 90 डिग्री पे, यानी कि पूरी की पूरी फोर्स हमारी जो हो गई वो वर्टिकल हो गई 10 न्यूटन की। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि चारों में से किस केस में ये सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो, नीचे तो ग्राउंड है ना, तो जैसे मैंने इस पे ये वाली फोर्स लगाई, तो ये आप बताओगे, अगर आप रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट करो, एक ब्लॉक को आपने पहले ऐसे पुश किया, फिर आपने उसको ऐसे पुश किया, फिर आपने और ज़्यादा एंगल से ऐसे पुश किया, और फिर आपने वर्टिकली पुश किया, तो आपको ये देखने को मिलेगा, और आपको ये बात पता भी है कि सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इस केस में मूव करेगा। इस केस में भी आगे जाएगा, हालांकि फोर्स हमने टेढ़ी लगाई है, लेकिन ये कुछ आगे तो जाएगा। इस केस में भी ये कुछ आगे जाएगा, लेकिन इस केस में ये जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा वो उतना नहीं होगा जितना इस केस में जाएगा। इसमें ये सबसे ज़्यादा जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें थोड़ा कम जाएगा, इसमें बहुत कम जाएगा, और इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक, तो इसमें तो हमें समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि हमने फोर्स ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई है। लेकिन बच्चों, सवाल ये है कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों जाएगा? फोर्स तो हमने ऐसे लगाई है, ऐसे। हाँ, ये ठीक है, ये ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ग्राउंड है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो नहीं लगाई है, इसमें भी नहीं लगाई है। चलो, इसमें तो हमें समझ में आ गई बात कि हॉरिजॉन्टल में नहीं लगाई है, वर्टिकल में लगाई, तो हॉरिजॉन्टल में जाएगा क्यों? बट इसमें भी तो हॉरिजॉन्टल में नहीं लगाई है। तो क्या होता है बच्चों, जब भी एक वेक्टर किसी बॉडी पे आप अप्लाई करते हो, वो वेक्टर के 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में इफेक्ट होते हैं। उन इफेक्ट्स को बोला जाता है उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने ये फोर्स लगाई, ठीक है, ये फोर्स आपने ऐसे लगाई इस ब्लॉक पे, तो ये फोर्स स्प्लिट हो जाएगी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ये फोर्स स्प्लिट हो जाएगी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, यानी कि इस फोर्स का इफेक्ट इधर भी है और इधर भी है। अब इधर वाला जो इफेक्ट है वो तो कैंसिल हो रहा है बिकॉज नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड उसको सपोर्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन देके। नॉर्मल रिएक्शन की बात आगे होगी, बट कॉमन सेंस लगाओ कि नीचे ग्राउंड है, और हम फिजिक्स के क्वेश्चंस में ऐसा मानते हैं कि ग्राउंड नहीं टूटता, ग्राउंड जो है वो बहुत मजबूत है। तो यहाँ नीचे ग्राउंड है, नीचे तो ये जाएगा नहीं, तो इसका जो ये वाला इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है बच्चों, हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, वेक्टर्स का रिजल्टेंट पढ़ा कि 2 वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालें। अब आप उल्टा सोचो कि आपके पास रिजल्टेंट है और आपको वो 2 वेक्टर्स निकालने हैं जिनका ये रिजल्टेंट है, और वो दोनों वेक्टर्स होंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, देखो, जैसे मान लो इसी ब्लॉक की बात करते हैं, इस ब्लॉक पे मैं दो फोर्सेस लगाता, एक ऐसे और एक ऐसे,
तो हो सकता था ना, हो सकता था क्या, होगा ही, इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही आता। ठीक, तो इस बार हमें क्या दिया हुआ, इस बार हमें ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो हमने इसको दो उन वेक्टर्स में स्प्लिट कर लिया जिनका ये रिजल्टेंट है, और वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो ये उनका नेट इफेक्ट है ना, तो वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो दोनों वेक्टर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हो, तो वो दोनों वेक्टर्स अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये अगर यहाँ ग्राउंड ना होता तो ये ब्लॉक ऐसे ही जाता, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स अपना इफेक्ट इकट्ठा शो कर रहे हैं। अब ये वाला वेक्टर अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकता, तो ये वाला तो करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, और इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर एक वेक्टर है तुम्हारे पास A, तो थीटा एंगल पर, उस वेक्टर A से थीटा एंगल पर उसका जो कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है A cos थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर उसका जो कंपोनेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है A cos थीटा। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताऊंगा। ये वेक्टर है A, थीटा एंगल पर इसका कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड है A cos थीटा, सिंपल। तो जैसे मान लो अब ये एंगल 30 डिग्री था, है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और ये वाला वेक्टर मेरा कितना था 10, तो ये कितना होगा 10 cos 30 डिग्री। तो ये इसका इफेक्ट होगा। क्यों होगा अभी देखते हैं, अभी बताऊंगा। 10 cos 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, तो ये बचेगा 5√3 न्यूटन। इसका मतलब है जब आप ये फोर्स इस पे इस तरीके से लगा रहे हो 30 डिग्री के एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो इफेक्ट है 10 न्यूटन की फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्ट है वो है 5√3 न्यूटन, और यहाँ पर 10 न्यूटन, पूरा का पूरा 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है, तो 10 न्यूटन से ज़्यादा आगे जाएगा ये, 5√3 न्यूटन से उतना आगे नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इसका कंपोनेंट निकालो, ये 10 है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों 10 cos 60, और cos 60 होता है 1/2, दिस विल बी 5 न्यूटन। ठीक, और यहाँ पे अगर आप निकालो, ये तो पूरा ऐसे हो गया ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालोगे, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये होगा 10 cos 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो यहाँ पे 0 न्यूटन। तो अगर हम देखें ऑर्डर वाइज, सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट है इस फोर्स का, क्योंकि ये तो लगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जब हम 30 डिग्री पे लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट रह जाता है 5√3 न्यूटन। जब हम 60 डिग्री पे लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट रह जाता है 5 न्यूटन, जो इससे कम है। और जब हम 90 डिग्री पे लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट होता है 0, तो सबसे ज़्यादा आगे ये जाएगा, उससे कम ये, उससे कम ये, और ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इफेक्ट है वेक्टर का। अब ये A cos थीटा क्यों होता है, अब देखो, ये आपका एक वेक्टर है A, ठीक है, ये वेक्टर है A, मान लेते हैं ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x, y। तो आप जानते हो कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर यानी कि A है वो क्या होगा xi कैप प्लस yj कैप। अब मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक, तो इस वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हुए वो ये हुए, एक तो ये हुआ कंपोनेंट और एक ये हुआ कंपोनेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और हम जानते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ये xi कैप है
और ये वाला जो वेक्टर है वो वाई जे कैप है। तो एक बात तो हमें यही समझ में आ गई कि जब वेक्टर इस फॉर्म में दिया है तो सीधा सीधा फिर उसमें ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा होगा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर और ये हमारा होगा y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये हमारा होगा x कॉम्पोनेंट और ये हमारा होगा y कॉम्पोनेंट। क्लियर? तो अब देखो मैग्नीट्यूड, x कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड a cos थीटा जो मैंने बताया आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये जो कॉम्पोनेंट है बच्चों, इसका नाम हम रख देते हैं कुछ, इसका हम नाम रख देते हैं ax और इसका हम नाम रख देते हैं ay। तो ax जो है हमारा वो क्या है? अगर मैं ax की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ax इज बेस, इस ट्राइंगल में जो ax है वो बेस है और डिवाइडेड बाय ये वेक्टर है ना, ऐसे लगा लो, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ax है, यानी x ही इसका मैग्नीट्यूड है। ax बाय a इज cos थीटा, सो ax इज a cos थीटा, सिंपल। x कॉम्पोनेंट इज a cos थीटा। x कॉम्पोनेंट a cos थीटा इसलिए है क्योंकि x कॉम्पोनेंट x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। बच्चे रट लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वो a cos थीटा होगा, नहीं, ये जहां से थीटा एंगल बनाएगा वो a cos थीटा होगा। ठीक, सो वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बात करूं अगर मैं ay की, तो ay की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ay बाय a इज साइन थीटा एंड ay is a sin थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आ गया बच्चों? दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो cos थीटा वाले ही होते हैं। जैसे यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ay कितने एंगल पे है? 90 माइनस थीटा पे है ना, तो ay होगा a cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? a sin थीटा। समझ में आई बात? तो दो कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर लो, दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर लो, थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा वेक्टर इंटू साइन थीटा, इससे 90 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट है वो है वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो है वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब अगर ये 3 डायमेंशंस में होता, मान लो ये वेक्टर मेरा होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो फिर ये वाला क्या होता बच्चों? ये होता जेड कंपोनेंट। 2D से समझ लो, और वही 3D पे भी एप्लीकेबल होगा जो 2D पे एप्लीकेबल है। समझ गए? तो इससे होता क्या है? ठीक है, बढ़िया है, कंपोनेंट हमने समझ लिए, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इससे होता क्या है? इससे होता ये है बच्चों कि जब आप कोई वेक्टर का क्वेश्चन करते हो तो आप अपने पहले एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड करते हो। तो अगर आपका वेक्टर कहीं बीच में आ रहा है तो आप उसके जब कंपोनेंट्स लेते हो एक्स और वाई एक्सिस में, तो बीच वाले वेक्टर को आप भूल सकते हो। तो कंपोनेंट्स लेके फाइनली आपके पास जो बचेगा वेक्टर वो या तो x में होगा या y में होगा, और अगर वो x में है या y में है तो या तो वो वेक्टर्स को वो अपोजिट होंगे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट आ जाएगा, और अगर 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके रिजल्टेंट आ जाएगा। बड़ी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बॉडी है हमारे पास, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है हमारे पास जो यहाँ ओरिजिन पे रखी है, जिस पे हमने ऐसे फोर्सेस लगाई। एक फोर्स हमने लगाई इस पे इधर 10 न्यूटन की, एक फोर्स हमने लगाई इस पे इधर
5 न्यूटन की, एक फोर्स लगाई इधर 45 डिग्री के एंगल पे, मान लो 5 न्यूटन की, ठीक है, यहाँ 5√2 न्यूटन की ये। और क्वेश्चन है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। अब देखो, अगर मुझे कंपोनेंट का मेथड ना पता हो तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में सीधा सब्ट्रैक्ट हो गए, फिर मैं इसका इसके साथ रिजल्टेंट निकालूंगा। एक और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लो एक फोर्स इधर है 20 न्यूटन की, जो कि है यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 10 - 5 आप सपोज इसको कर भी दोगे तो आपका 5 न्यूटन आंसर आएगा इधर। फिर भी 3 वेक्टर बचे, 5 न्यूटन, 5√2, 20 न्यूटन। अब इसमें से आप पहले 2 का रिजल्टेंट निकालोगे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हो, आप 2-2 करके निकालते हो ना, तो आप पहले 2 का रिजल्टेंट निकालोगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालोगे। बट पहले तो एंगल निकालोगे कि मान लो उनका रिजल्टेंट इधर आया तो ये टोटल आपको एंगल चाहिए होगा, वही मुश्किल है। वो आपने निकाल भी लिया तो भी क्या होगा कि उस एंगल पे आपको वैल्यू याद है कि नहीं याद है, फिर टेबल में घुसो वो सारी चीज़ें, पर वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्योंकि हमें कंपोनेंट्स का हिसाब किताब पता है, तो अब जरा पहले तो आप जो एक्सिस के अलोंग है उन्हें तो सॉल्व कर लो। ये एक्स एक्सिस में 10 आई कैप, मतलब 10 इधर 5 इधर, इसका सीधा काम ख़त्म करो, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये कहाँ बनाए, इधर बना देते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इधर 10 - 5 न्यूटन, इसका काम ख़त्म। अब बचा ये, इसके बच्चों कंपोनेंट्स ले लो। ये 5√2 जो है ये इस तरफ से कितने एंगल पर है, 45 डिग्री, तो ये हो गया इसका कंपोनेंट 5√2 cos 45 डिग्री। cos 45 होता है 1/√2, तो 5 न्यूटन। सिमिलरली इधर भी ये भी एंगल हुआ 45 डिग्री, सो दिस वन इज 5√2 cos 45 या sin 45, कुछ भी लिख लो। वैसे तो ये साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन दोनों एंगल बराबर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है ना। sin 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो ये भी कितना बचेगा, 5 न्यूटन। अब आपने इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लिया, इसको भूल जाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज 5 न्यूटन। फिर इधर एक और 5 न्यूटन, ये वाला, इसका कंपोनेंट भी तो इधर हो गया ना, ये इधर एक और 5 न्यूटन, 2 5 न्यूटन हो गए अब, और इधर 5 न्यूटन, ठीक, समझ में आई बात। इसका भी काम हो गया। अब बचा ये है हमारा इस तरफ 20 न्यूटन, इधर से कितने एंगल पर बच्चों, 60 डिग्री पे, तो ये वाला कंपोनेंट हुआ 20 cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो ये हुआ 10 न्यूटन, और ये हुआ 20 sin 60। अगर आप दूसरे वाले कंपोनेंट को साइन मान रहे हो तो आपको यही एंगल लेना पड़ेगा, थीटा पे cos थीटा, दूसरा वाला sin थीटा। और अगर आप इस एंगल से लेना चाहते हो, जैसे ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर तो आपने यही वाला एंगल निकाल लिया ना, तो ये इससे 30 डिग्री पे, सो दिस विल बी 20 cos 30 डिग्री। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। sin 30 होता है sin 60 होता है √3/2, सो दिस विल बी 10√3 न्यूटन, ठीक। तो आपका काम बन गया। अब इसको भी भूल जाओ, इस जिसको कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, अब इसको भूल जाओ। अब ये वाला कंपोनेंट कितना आया बच्चों इसका, 10 न्यूटन, तो यहाँ पर ये तो हो गया 5 न्यूटन, और इस तरफ एक और वेक्टर कितना, 10 न्यूटन का, और इस तरफ एक वेक्टर कितना, 10√3 न्यूटन का। देखो कितना आसान हो गया काम। ऐड करो, 10 5 + 5 10 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन और 10√3, 10√3 होता है 1.73, सो 10√3 17.3 न्यूटन एंड 17.3 न्यूटन इस तरफ आएगा। अब ये बड़ा है, ये उल्टी डायरेक्शन में है ना दोनों, ये बड़ा है 17.3 - 10 7.3,
फाइनली आपके पास बचता है इधर 15 और इधर 7.3 न्यूटन, और फाइनल फोर्स होगी इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये तो दोनों 90 डिग्री पे हो गए, तो सीधा रिजल्टेंट आपका कितना आ गया, a² + b²। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कंपोनेंट्स का ये छोटा सा फायदा है, और आगे बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। ठीक, तो मान लो एक वेक्टर है A, जो कि है आपका 10√3i प्लस 10j। ठीक है, क्या क्या बताना है इसका बताओ जी। x कंपोनेंट के बारे में पूरी इन्फो देते हैं आपको। x कंपोनेंट वेक्टर होगा इसका जो, वो होगा 10√3i, है ना। वेक्टर, भाई जो वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है, दोनों जो वेक्टर्स जो रिजॉल्व करने के बाद आएंगे वो भी तो दोनों वेक्टर्स ही होंगे ना, तो उसकी वेक्टर फॉर्म तो ये रही, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, x कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 10√3 है। सिमिलरली इसका जो y कंपोनेंट है वो है ये 10j, और मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट इज 10। ठीक, एंगल भी निकाल सकते हैं हम, जैसे ये वाला वेक्टर है ना हमारा, ये वेक्टर है मान लो हमारा 10√3i प्लस 10j, और ये एंगल है मान लो थीटा। सो दिस इज 10√3। इस वाले वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 10√3, और इस वाले वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, इसका y कंपोनेंट यानी 10। दिस इज ऑल्सो 10, ये 10 हुआ तो ये 10 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ जो ये x एक्सिस से बना रहा है, आप tan थीटा से निकाल सकते हो। सो दिस विल बी 10/10√3, 10 से 10 कट गया, 1/√3, और एंगल tan थीटा 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक, समझ में आई बात। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a, कितना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 इंटू 300। इसका मैग्नीट्यूड होगा 20, 400 का √20। ठीक, तो अगर अब आप इसके इस तरीके से x कंपोनेंट निकालोगे, ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, 30 डिग्री पे है ना, तो ax हुआ a cos थीटा, यानी कि 20 cos 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है, √3, cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया, 10√3। सारी बातें मैं मिला रहा हूँ ना, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो है वो वीक ना रह जाए। ay कितना हो गया, a sin 30 डिग्री, a कितना है 20, sin थीटा होता है 1/2, 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम खेल रहे हैं। कंपोनेंट्स के अब एग्जांपल्स ले लेते हैं एक दो। एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, वॉकिंग को, कि हम लोग चलते कैसे हैं, वॉकिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपोनेंट्स की हेल्प से। देखो, आप हमेशा ध्यान दो कि जब भी आप चलते हो, आप ऐसे पैर ऐसे दबा के ऐसे नहीं रखते हो ना, आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके ग्राउंड को पुश करते हो। ठीक है, जैसे ये पैर है आपका, तो आप इस पैर को ऐसे आप ग्राउंड पे पुश करते हो,
एफ फोर्स से। ठीक है, तो आप थर्ड लॉ लगाओ जरा न्यूटन का, वो आपको एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है एफ। अब इस फोर्स को आप स्प्लिट कर लो दो कंपोनेंट्स में। मान लो वर्टिकल से ये एंगल है थीटा, तो आप इस फोर्स को स्प्लिट कर लो दो कंपोनेंट्स में। तो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। ठीक, तो जब आप चल रहे हो तो आपको दो काम करने हैं। एक तो वेट को सपोर्ट भी करना है कि आप गिरो ना, बैलेंस बना के चलना है। दूसरा आगे भी बढ़ना है। तो देखो यहाँ पर आपको मिल गए दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपके वेट को सपोर्ट देगा, क्योंकि आपका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो वर्टिकल डाउनवर्ड जो चीज़ लग रही है उसको सपोर्ट चाहिए ऊपर की तरफ, नहीं तो आप धंस जाओगे। तो ये आपके वेट को सपोर्ट करेगा। और ये आगे की तरफ लग रहा है, ये आपको आगे मूव करने में हेल्प करेगा। अगर आप पैर ऐसे रखते हो ज़मीन पे तो आप वेट को तो सपोर्ट कर पाओगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ऐसे केस में आप वर्टिकली फोर्स लगाओगे जिसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? अब 3D में एक हम छोटी सी बात कर लें कंपोनेंट्स को लेके, वो है मान लो अब तीसरा एक्सिस भी हमने बना लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जिसका पोजीशन वेक्टर है ये ए, जो कि होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस से ये एंगल बना रहा है गामा। ठीक, तो आप वही कंपोनेंट वाला फंडा तीनों एक्सिस में लगाओ। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये वेक्टर होगा ए हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या होगा ए कॉस थीटा, थीटा नहीं एक्स एक्सिस से कितना एंगल है अल्फा, सो दिस इज ए कॉस अल्फा। वाई होगा ए साइन अल्फा, जेड होगा, सॉरी साइन क्यों लिख दिया, वाई से कितना बना रहा है बीटा, ए कॉस बीटा, और जेड होगा ए कॉस गामा। ठीक, तो यहाँ से देखो कॉस अल्फा क्या आया, कॉस अल्फा आया x डिवाइडेड बाय ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड। और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा सिमिलरली कॉस बीटा इज वाई बाय ए, जो कि होगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस गामा इज z डिवाइडेड बाय a, जो कि होगा z डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों इन टर्म्स को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं कि वो वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका कॉस ले लो, तो वही उस वेक्टर के क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ होती हैं ये। डायरेक्शन कोसाइंस को बच्चों एक सिंबल हमने दिया है, इसको L से, इसको M से और इसको N से डिनोट किया जाता है। ठीक, और अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आंसर आएगा 1, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो है वो 1 आएगा। आप करके देख लो, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तीनों का डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और न्यूमिनेटर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जब आप ऐड करोगे तो ऊपर भी आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे भी आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 1, यानी कि तीनों डायरेक्शंस कोसाइंस के स्क्वायर का सम होता है 1। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसका स्क्वायर किया, दूसरे का किया, प्लस थर्ड का किया, और एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि आएगा 1। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए, यूनिट वेक्टर क्या बताया था बच्चों? यूनिट वेक्टर होता है कि वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस वेक्टर ए is x upon under root x square plus y square plus z square I cap plus y upon under root x square plus y square plus z square j cap plus z upon under root x square plus y square plus z square k cap। ठीक, सो अब देखो आप x अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सो दिस यूनिट वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस गामा जे कैप प्लस बीटा कॉस गामा के कैप, यानी कि और एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेक्टर जो है उसमें तो आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, जिस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। उसी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वहाँ पे आई जे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को। क्वेश्चंस हम लोग एक अलग से वीडियो पूरे वेक्टर्स का बनाएंगे जिसमें कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं वीडियो में साथ में डाल देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका वेक्टर्स का एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी बता दिया था, ये आपका रेजोल्यूशन भी हो गया। अब बचा है वेक्टर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।